पुस्तकालय स्वचालन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन शब्द से अर्थ होता है स्वचालन, जब उसका हिंदी अर्थ हुआ, लेकिन यहाँ पर जब किसी भी कार्य में, जो भी मानवीय गतिविधि से संबंधित जब कार्य है उसमें मशीन का प्रयोग जब होता है, साधारण तौर पे कंप्यूटर का प्रयोग जब जब होता है तो अपने आप स्वचालन प्रक्रिया का उदय होता है। तो स्वचालन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था, स्वचालन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग DS हार्डर द्वारा किया गया था। स्वचालन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग DS हार्डर द्वारा किया गया था, 1936 ईस्वी में किया गया था। और जब किसी मानवीय प्रयास में, मानवीय कार्य में मशीनों की पर्याप्त सहभागिता होती है तो स्वचालन प्रक्रिया का उदय होता है। इसलिए कभी कभी ऑटोमेशन को, सामान्यतः ऑटोमेशन को मशीनाइजेशन भी कहा जाता है, मशीनाइजेशन भी कहा जाता है या कभी कभी कंप्यूटराइजेशन भी कहा जाता है। तो स्वचालन प्रक्रिया में आज जो स्वचालन प्रक्रिया है वहाँ पर मशीन का या कंप्यूटर का या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो टूल्स है उसका प्रयोग मानवीय कार्यों में किया जाता है। तो अगर हम बात करें लाइब्रेरी ऑटोमेशन की तो उसका बस ये है कि जब लाइब्रेरी से संबंधित कार्यों के लिए मशीन की सहायता ली जाती है, कंप्यूटर की सहायता ली जाती है, तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन प्रक्रिया का उदय होता है। तो पुस्तकालय स्वचालन से तात्पर्य है पुस्तकालय के कार्यों में अगर कार्यों में कंप्यूटर की पर्याप्त सहभागिता या उपयोग, या कंप्यूटर या मशीन या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी चीज़ की हो सकती है। स्वचालन की आवश्यकता क्यों होती है? स्वचालन की आवश्यकता, ये पहला आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पुस्तकालय को अगर मॉडर्नाइजेशन, उसकी मॉडर्नाइजेशन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए, पाठकों की समय बचाने के लिए, कोई भी चीज़ अगर कंप्यूटर से इशू रिटर्न हो रहा है, कंप्यूटर से कोई कार्य हो रहा है, तो निश्चित रूप से समय की बचत होगी। और समय की बचत होगी तो ऑब्वियस ये होगा कि पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ लॉ जो है रंगनाथन साहब ने जो दिया था कि पाठकों का समय बचाए, तो उसकी कहीं ना कहीं उस सूत्र की पूर्ति होगी। और पुस्तकालय सेवा को लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कई चीज़ हम देखिए आज के समय में लाइब्रेरी में बजट का अभाव है, ज़्यादा स्टाफ नहीं है, तो ऐसे में काफ़ी उपयोगी हो जाता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। कार्य की दक्षता और गति को बढ़ाना, सूचना संग्रहण और पुनर्प्राप्ति को आसान बनाना, कोई भी चीज़ स्टोरेज, देखिए कंप्यूटर में एक सीडी में हजारों किताबों को समाहित किया जा सकता है, तो संग्रहण करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। रिट्राइवल, आप कोई डॉक्यूमेंट जितना आप फिजिकल खोजने में जितना समय लगेगा उसको रिट्राइव करने में, अगर आपके पास PDF है या कोई फाइल कंप्यूटर में है तो आप तुरंत से सर्च करिएगा, वो आ जाएगा। तो ये काफ़ी आसान बनाता है। अब पुस्तकालय के कौन कौन से कार्यों में किस तरह से उपयोग किया जाता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का, जैसे अधिग्रहण सेक्शन के कार्य पे को हम लोग एक बार रिमाइंडर करते हैं। जब हम लोगों ने मैनेजमेंट में देखा था तो क्या है, हम पहले चयन करते हैं, लिस्ट बनाते हैं बुक का, फिर उसका ऑर्डर भेजते हैं, फिर सप्लाई होता है, इन सारी प्रक्रियाओं में काफ़ी समय लगता है। और अगर हम कंप्यूटर से करते हैं तो कहीं पर सप्लाई करना हो, लिस्ट बनाना हो, जोड़ घटाव करना हो, उससे मिलान करना हो, अगर हम लोग बारकोड से मिला रहे हैं, कंप्यूटर एक्सेल इस तरह से अगर तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं तो अधिग्रहण प्रक्रिया भी आसान होती है। कैटलॉगिंग के क्षेत्र में लाइब्रेरी ऑटोमेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि मार्क फॉर्मेट पर आधारित कई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डाटा जो रेट्रो कन्वर्सन करके, आप रेट्रो कन्वर्सन जब मशीन में जब डाटा फिट किया जाता है तो उसके बाद आप कैटलॉग प्रिंट भी कर सकते हैं, सीरियल कंट्रोल, पत्रिका नियंत्रण, उसके बाद सर्कुलेशन में भी
अब हाथ से रजिस्टर से इशू रिटर्न करने की अपेक्षा अगर आप बारकोड का यूज करते हैं या RFID टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो इन सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से सर्कुलेशन सिस्टम काफ़ी प्रभावी होता है, दोष रहित होता है और इसमें समय भी काफ़ी बचता है। तो इस तरह अन्य पुस्तकालय, ऐसे एक तरह से यह समझिए कि अन्य पुस्तकालय संक्रिया मतलब पुस्तकालय के क्षेत्र का कोई भी कार्य, या तो आप ऐसा समझिए कि मानवीय जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा कोई कार्य नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर या लाइब्रेरी ऑटोमेशन उपयोगी नहीं है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन जिस तरह से लाइब्रेरी के हर संक्रिया में, हर तरह के कार्य में उपयोगी है, मानव के भी क्षेत्र में हर जगह देखिए मशीन और कंप्यूटर का आज उपयोग हो रहा है। तो पुस्तकालय स्वचालन जो होता है उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्वचालन करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिना उसके परफेक्ट पुस्तकालय स्वचालन की आप संकल्पना नहीं कर सकते हैं, वह है लाइब्रेरी जो है ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। इसको कभी कभी इसको LMS भी कहा जाता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। लाइब्रेरी ऑटोमेशन को कभी कभी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी, कई शॉर्ट में लिखा था LMS, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक ही है। तो यह काफ़ी उपयोगी होता है। बिना सॉफ्टवेयर के आप सटीक लाइब्रेरी ऑटोमेशन कर नहीं सकते। तो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर क्या है? देखिए, सॉफ्टवेयर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्लस्टर ऑफ प्रोग्राम। जब किसी प्रोग्राम को एक जगह संग्रहित किया जाता है तो एक सॉफ्टवेयर बनता है। और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को समझने के लिए बस ये यहाँ पर लाइब्रेरी के जो कार्य होते हैं उससे संबंधित प्रोग्राम का क्लस्टर होता है। तो लाइब्रेरी हर जगह अपने अपने लिहाज से हर क्षेत्र में सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। आप देखिए, बैंक का सॉफ्टवेयर अलग है, रेलवे का सॉफ्टवेयर अलग है, उसमें टिकट काटने का सॉफ्टवेयर होगा बैंक में। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होते हैं। तो लाइब्रेरी में लाइब्रेरी के कार्यों को ध्यान में रखे हुए मॉड्यूल्स तैयार किए जाते हैं और उसका सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का भारत में विकास कब से हुआ? भारत में पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का विकास जो हुआ वह कब से हुआ? वह हुआ पहले 1960 के दशक में इंस्डॉक द्वारा सबसे पहले पुस्तकालय के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि पुस्तकालय एवं सूचना क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने कंप्यूटर का प्रयोग शुरू किया था? तो इंस्डॉक ने किया था, 60 के दशक में किया था। और 60 के दशक मतलब 60 से 70, तो 1964 सन 1964 में पुस्तकालय के क्षेत्र में इंस्डॉक ने प्रयोग किया था। अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे कि भारत में सर्वप्रथम किस संस्था द्वारा कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, तो सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग 1955 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता द्वारा कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में, पुस्तकालय के क्षेत्र में किसने सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग किया, तो 1964 ईस्वी में इंस्डॉक द्वारा प्रलेखन कार्यों के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। वहीं पर भारत में सर्वप्रथम जो संस्था कंप्यूटर के उपयोग के लिए जिसने शुरू किया कंप्यूटर का उपयोग, वह इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। फिर इसके बाद कई संगठनों और जो ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्तर के, गवर्नमेंट के, जैसे डेसीडॉग, निसात, इंस्डॉक, इन सब ने भी प्रयास किया कि लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को बनाया जाए, उसको अन्य लाइब्रेरी को वितरित किया जाए। उसमें देखिए क्या है, डेसीडॉग द्वारा क्या बनाया गया था? डेसीडॉग द्वारा जो सॉफ्टवेयर बनाया गया था संजय, निसात द्वारा बनाया गया था मैत्रेयी, NIC द्वारा बनाया गया है ई ग्रंथालय, डेलनेट द्वारा बनाया गया है डेल विंडो। इस तरह से कई, ये तो एग्जाम्पल है, हम लोग आगे भी देखेंगे इस पे। पुस्तकालय सॉफ्टवेयर की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए? तो पहला, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो यूजर फ्रेंडली, क्योंकि लाइब्रेरी के जो यूजर होते हैं
चाहे वह स्टाफ हो चाहे अन्य जो है वह पूरी तरह से कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं होते हैं, इसीलिए यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। इसके बाद उसकी संग्रहण क्षमता, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी जो है, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी उसकी उसकी अच्छी होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर में सर्च मेथड, कोई किसी को अगर तुरंत चाहिए कि फलाने लेखक की कितनी पुस्तक है, इस टाइटल पर कितनी पुस्तक है, तो सर्च रिजल्ट तुरंत से उसका आ जाना चाहिए। सॉफ्टवेयर का मूल्य, प्राइस, पुस्तकालय में बजट का अभाव होता है, उसी बजट से हमें सॉफ्टवेयर अगर ख़रीदना है तो हम खरीदते वक्त यह भी देखना पड़ता है कि पुस्तकालय का मूल्य क्या है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर का चयन हमेशा ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला का किया जाता है जो काफ़ी आसानी से लाइब्रेरी स्टाफ उसका उपयोग कर सके। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, पुस्तकालय में लाइब्रेरी में जो कंप्यूटर है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसके लिहाज से, मान लिया जाए आपके लाइब्रेरी में विंडो है, विंडो 10 है, विंडो 7 है, और आप ऐसा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ले लेते हैं जो सिर्फ लैन पे या लाइनेक्स पे या यूनिक्स पे चालित है, तो आपके पास लाइनेक्स या यूनिक्स सॉफ्टवेयर है ही नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, आपके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमेशा आप चयन करते वक्त इस बात का ध्यान में रखेंगे कि उसका आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और वो किस पे चालित है, इसका वर्गीकरण, सूचीकरण और नेटवर्किंग के अनुकूल हो। ऐसा सॉफ्टवेयर जो वर्गीकरण, सूचीकरण और नेटवर्किंग के अनुकूल हो, तो अभी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है वह सूचीकरण के क्षेत्र में काफ़ी प्रभावी है। नेटवर्किंग के क्षेत्र में भी सॉफ्टवेयर प्रभावी है, लेकिन जहाँ तक क्लासिफिकेशन की बात है, वर्गीकरण तो अभी यह विकास की अवस्था में है। वर्गीकरण कभी भी मशीन पर पूरी तरह से निर्भर नहीं होता, क्योंकि उसमें मानवीय जो है बुद्धि, उसकी सोच पर भी काफ़ी कुछ पुस्तकालय वर्गीकरण आधारित होता है, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है सॉफ्टवेयर के जब चयन करते हैं। और मूल्यांकन के क्या क्या मापदंड होने चाहिए, जब आप पुस्तकालय सॉफ्टवेयर आपके पास जो है उसको आप क्राइटेरिया, आप क्या एवेल्यूएशन करने जाइएगा, उसका मूल्यांकन करने जाएंगे, तो आप ये देखेंगे कि आप उसको किन किन आधारों पे करेंगे। तो पहला क्या है, सॉफ्टवेयर संबंधी सूचना। आप पहले तो देखेंगे सॉफ्टवेयर से संबंधित सूचना कहाँ से मिला, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रारंभिक अध्ययन करेंगे कि आप जो सॉफ्टवेयर चूज करने जा रहे हैं वो आपके पुस्तकालय के लिहाज से सही है कि नहीं, उसका बजट क्या है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। उसके बाद आप उसका मूल्य देखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग भाषा देखेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सी संस्था इसे बना रही है, संस्था की ख्याति, कोई अच्छा निसात द्वारा, डेसीडॉक द्वारा, इंस्टॉक द्वारा, एनआईसी द्वारा अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी संस्था बना रही है तो वो सॉफ्टवेयर अच्छा होगा। सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल कौन कौन सा है, आप वो देखेंगे कि आपको जो ज़रूरत के अनुसार से लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में वो सारे मॉड्यूल है या नहीं। खोज प्रक्रिया में लगने वाला समय, रिस्पॉन्स का जो टाइम है, रिस्पॉन्स का टाइम जो है, टाइम ऑफ सर्चिंग जो है, सर्चिंग का जो रिस्पॉन्स टाइम है वह कैसा है, वह सही समय है कि नहीं, और फिर वर्गीकरण, सूचीकरण, नेटवर्किंग के अनुकूल है कि नहीं। तो इन सब बातों का ध्यान, क्राइटेरिया आप जब मूल्यांकन करेंगे तो इन सब बातों का जिक्र किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं जो एग्जामिनेशन के ख्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन के ख्याल से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वह है सॉफ्टवेयर कौन किसने बनाया और कब बना। तो पहला देखिए CDS-IS एग्जाम में कई बार यह पूछता है CDS-IS लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, CD का फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन दे देगा, कंप्यूटराइज्ड डिजिटल दे देगा, कंप्यूटराइज्ड डाटा दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो यह ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर इसमें एग्जाम में कई बार पूछा जाता है सीधा CDS-IS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम
फिर इसका ISIS का क्या होता है, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पूरा आपको याद रखना है, कभी कभी CDS ISIS में ISIS का फुल फॉर्म क्या है यह भी पूछ देता है। तो इस सॉफ्टवेयर को यूनेस्को द्वारा बनाया गया, यूनेस्को द्वारा डेवलप किया गया 1985 ईस्वी में। उसके बाद सोल जो है, सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है वह इन्फिनिट द्वारा 2000 में बनाया गया था। फिर सोल 2.0 रिलीज किया गया इन्फिनिट द्वारा, सोल या 2009 में किया गया। और फिर फरवरी 2021 में सोल जो है उसका लेटेस्ट वर्जन जारी गया, सोल 3.0। सोल 3.0 जो जारी किया गया था 2021 में किया गया है फरवरी में। इसके बाद ई ग्रंथालय जो कि NIC द्वारा बनाया गया है, भारत सरकार के जो है ऑर्गेनाइजेशन NIC, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, वो सर्वप्रथम 2003 में बनाया गया। फिर 2007 में ई ग्रंथालय 3.0 आया और ई ग्रंथालय 4.0 ये लेटेस्ट वर्जन है। यह भी पूछ सकता है ई ग्रंथालय किसने बनाया है, किस संस्था द्वारा बनाया गया। और यह भी पूछ सकता है कि ई ग्रंथालय का लेटेस्ट संस्करण कौन सा है, किस साल यह इशू हुआ था, ये कहीं मिल नहीं रहा है, तो हम देखेंगे। ऐसे कहीं पर इसका इंफॉर्मेशन मिला नहीं। डी स्पेस जो है यह MIT एंड HP लैब्स द्वारा बनाया गया है, 2002 में बनाया गया। वहीं पर कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर काटिपो कम्युनिकेशन जो कि न्यूजीलैंड की है, 2000 में बनाया गया है इसको। ग्रीनस्टोन न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का है, 1997 में से बनाया गया है। और विनिसिस जो सॉफ्टवेयर है वह यूनेस्को द्वारा 1998 में बनाया गया। न्यूजेनलिब वर्स सॉल्यूशन PVT लिमिटेड द्वारा 2007 में बनाया गया। संजय डेसीडॉग द्वारा, ग्रंथालया इंसडॉग द्वारा, लिप्सिस इन्फोटेक द्वारा और ट्यूलिप्स टाटा यूनिसिस द्वारा। लिप्सिस जो है ना, उसका नाम जो है लिप्सिस इन्फोटेक कंपनी द्वारा है, इसके द्वारा बनाया गया, लिप्सिस इन्फोटेक कंपनी द्वारा। ई प्रिंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, UK का यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, उसके द्वारा 2000 में बनाया गया है। और न्यूजेनलिब तो यहाँ 2 बार लिखा गया है, वर्स सॉल्यूशन PVT लिमिटेड द्वारा 2007 में बनाया गया है। कुछ और भी हम लोग यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस संस्था द्वारा बनाया गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद ईयर भी जिसमें अवेलेबल है उसका ईयर याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग उसको थोड़ा सा और डिटेल से। CDS ISIS जो लाइब्रेरी जो पैकेज है, यह क्या है, किसका विकास किया गया, यूनेस्को द्वारा किया गया। और यह एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, यूनेस्को द्वारा किया गया। ये जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यहाँ पर कोहा लिख लीजिए, कोहा यहाँ पर छूट गया है। CDS ISIS पैकेज का विकास यूनेस्को द्वारा किया गया है। और कोहा एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जिसका विकास न्यूजीलैंड के काटिपो कम्युनिकेशन द्वारा किया गया है। ई ग्रंथालय लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज का विकास किसके द्वारा किया गया है, NIC द्वारा किया गया। वही डेल MS लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास डेसीडॉग द्वारा किया गया है। ड्रूपल क्या है, एग्जाम में पूछा है, कई बार ये प्रश्न आया है, ड्रूपल क्या है। तो ड्रूपल कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है।
ड्रूपल क्या है, सीधे सीधे प्रश्न में उत्तर रहता है ऑप्शन में। ड्रूपल क्या है, तो कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, डिजिटल लाइब्रेरी, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। तो ड्रूपल क्या है, ड्रूपल कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एवरग्रीन एक इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। हम पहले ही बताए थे कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कभी कभी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। ग्रंथालय जो है वो इंस्टॉक द्वारा विकास किया गया। वहीं ILMS लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास इन्फिनिट द्वारा किया गया। एलाइस फॉर विंडो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज का विकास सॉफ्टलिंक एशिया पीवीटी लिमिटेड द्वारा किया गया। यह न्यू दिल्ली में स्थापित कंपनी है। डेवसिस का विकास किसने किया, IRCD द्वारा किया गया। इसके बाद स्लिम लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज का विकास एग्रोरिथम कंपनी जो कि पुणे की है उसके द्वारा किया गया। सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेज का विकास इन्फ्लेवनेट द्वारा किया गया है। सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में कितने मॉड्यूल है, यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। KVS में 2015 के क्वेश्चन में ये आया था। सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के कितने मॉड्यूल है, तो 6 मॉड्यूल है। सोल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में 6 मॉड्यूल है, 6 मॉड्यूल है। डी स्पेस लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास किया गया था HP एंड MIT कंपनी जो कि USA बेस्ड कंपनी है। इसके बाद डी स्पेस क्या है, डी स्पेस जो है, डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। डी स्पेस लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ध्यान में रखिएगा। डी स्पेस एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ग्रीनस्टोन का विकास यूनिवर्सिटी ऑफ वाईकाटो द्वारा किया गया था जो कि न्यूजीलैंड की कंपनी है। ग्रीनस्टोन भी डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ग्रीनस्टोन का विकास किसने किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटिको न्यूजीलैंड द्वारा किया गया था और यह भी डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। न्यू जेनलिब का विकास वर्स सॉल्यूशन PVT द्वारा किया गया जो कि हैदराबाद की कंपनी है। न्यू जेनलिब का विकास किया गया है वर्स सॉल्यूशन PVT लिमिटेड कंपनी द्वारा किया गया जो हैदराबाद, और यह भी न्यू जेनलिब भी डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। न्यू जेनलिब भी एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। इसके बाद मैत्रेयी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, मैत्रेयी जो सॉफ्टवेयर है यह CMC लिमिटेड द्वारा कंपनी द्वारा इस सॉफ्टवेयर का विकास किया गया जो कि कोलकाता वेस्ट कंपनी है। और इसके विकास में कैलिबनेट कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क का अहम योगदान रहा था। कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क तो अप्रत्यक्ष रूप से मैत्रेयी जो है उसको विकास करने वाली संस्था 2 हो गई, कैलिबनेट और CMC। तो इस दोनों में से जिसका जो ऑप्शन में होगा वह सही माना जाएगा। लिप्सिस का विकास लिप्सिस पीवीटी लिमिटेड न्यू दिल्ली द्वारा किया गया था और इस कंपनी को अनिल जैन द्वारा शुरू किया गया था 1984 में। लिप्सिस पीवीटी लिमिटेड, लिप्सिस कहीं पर लिप्सिस इन्फोटेक पीवीटी लिमिटेड भी लिखा जाता है, तो न्यू दिल्ली की कंपनी है। इस कंपनी अनिल जैन द्वारा शुरू किया था 1984 में। संजय का विकास डेसीडॉक द्वारा किया गया था। संजय जो लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का विकास डेसीडॉक द्वारा किया गया था और यह CDS IS जो यूनेस्को का जो सॉफ्टवेयर है CDS IS उस पर बेस्ड सॉफ्टवेयर है संजय। क्योंकि एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूनेस्को के CDS IS पे बेस्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा संजय, लिप्सिस, मैत्रेयी। तो वो संजय जो है CDS IS बेस्ड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है।